ऑलराइट, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया है हमारे वेटलैंड्स, और वेटलैंड्स हमने 78 कवर कर दिए हुए हैं. वी आर लेफ्ट विद 22 वेटलैंड्स, राइट. 22 वेटलैंड्स विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास. क्योंकि क्लास हैड बिकम वेरी मोनोटोनस, तो इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम करेंगे करंट अपडेट्स, करंट अफेयर्स या करंट अपडेट्स हम करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम मैनग्रोव का करें. सबसे पहले हम कर लेते हैं E85. E85, राइट. अब ये बेसिकली क्या है, गुड मॉर्निंग अर्पित, गुड मॉर्निंग. ठीक है, ये बेसिकली E85 क्या है, इट इज रिलेटेड टू एथेनॉल ब्लेंडिंग, राइट. ये हमको पता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, वो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट जो है, इट वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. और ये प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, इट इज ब्लेंडिंग और मिक्सिंग एथेनॉल विद पेट्रोल, राइट. पेट्रोल के साथ जब एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा, उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑन दी ऑयल्स, जो हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, वो हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी. एंड आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स विल आल्सो रिड्यूस, राइट. अब अगर हम बात करें तो इंडिया का टारगेट क्या है, तो इंडिया का टारगेट है एथेनॉल 20, विच इज E20, दैट इज 20% ऑफ द एथेनॉल जो होगा विल बी ब्लेंडेड विद द पेट्रोल, राइट. और हाल ही में गवर्नमेंट भी सारी की सारी नहीं, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है E85 एथेनॉल, जिसमें 85% मतलब ऐसा पेट्रोल जिसमें 85% होगा आपका एथेनॉल, और रेस्ट 15% इज गोइंग टू बी योर पेट्रोल, राइट. ये कहां पे इंट्रोड्यूस होगा, अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है इन द मुंबई रीजन, पुणे रीजन या फिर मेट्रोपॉलिटन रीजन्स, वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट. अनदर थिंग, ये बेसिकली अब जब ये इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या ये हर व्हीकल के लिए इंट्रोड्यूस होगा, नहीं. इसके लिए हमको चाहिए FLVs, विच आर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स. फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स मतलब ये वाले वो व्हीकल्स होंगे जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज करवा पाएंगे. अगर आप ऐसे पेट्रोल को जो ब्लेंडेड है विद एथेनॉल, उसको आप अपनी गाड़ियों में लगाओगे तो गाड़ियां नहीं चल पाएंगी. नहीं चल पाएगी मतलब कि जो उनका फ्यूल सिस्टम वगैरह है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कोलिजन हो सकता है, राइट. या पूरा का पूरा जो गाड़ी है वो डैमेज हो जाएगी. इसलिए इसके लिए सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं जो हमको चाहिए होंगे, जैसे कि मारुति कुछ FFVs लेकर आया है, टोयोटा लेकर आया है, टाटा लेकर आया है. तो उसके लिए अ सेपरेट सॉर्ट ऑफ व्हीकल्स विल वर्क. ये वाले वो व्हीकल्स होंगे जो 20% एथेनॉल, 30% एथेनॉल, 85% एथेनॉल, यहाँ तक कि इससे ज्यादा भी अगर वैल्यू बढ़ती है एथेनॉल की, तो ये वाले व्हीकल्स उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं, बाकी वाले नहीं लेके आएंगे. ठीक है, सो दिस इज E85. अब बात आती है कि एथेनॉल जी हम लाएंगे कहाँ. सबसे पहले तो एथेनॉल हमको पता है कि ये क्या है, इट्स एन अल्कोहल, राइट. अब ये आएगा फ्रॉम रेजिड्यू. ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो इन योर आंसर राइटिंग, फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ. ठीक है, सो जितने भी शुगर इंडस्ट्री है, जैसे कि शुगर केन हो गया आपका, जहां पे मतलब स्टार्च होगा, राइट, शुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, उनका जो रेजिड्यू होता है उसको फर्मेंट करके या फर्मेंटेशन करके एथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, और फिर इसी का ही इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द मिक्सिंग और द ब्लेंडिंग. ठीक है, अब आता है कि एथेनॉल के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं रिलेटेड. देखो, बाकी तो हम प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, आई मेक यू राइट ऑल्सो, बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है एथेनॉल का वो ये है, इट इज हाईली कंबस्टेबल. ये हाईली कंबस्टेबल है. कंबस्टेबल होने की वजह से इसका लॉजिस्टिक्स को लेके बहुत ज्यादा इशू है, कि अगर मूवमेंट के टाइम पे अगर एक्सपोजर हो गया तो ब्लास्ट हो सकता है ना, क्योंकि हाईली कंबस्टेबल है. सो ये सारे कुछ इश्यूज हैं एथेनॉल के चलते. बाकी इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो चल ही रहा है, बट अभी जो इंट्रोड्यूस किया गया है इट इज E85.
और हम लोगों का टारगेट क्या था, E20 हमारा टारगेट है, और अभी हम इसको इंट्रोड्यूस करने के बारे में इंट्रोड्यूस हमने कर दिया हुआ है, ठीक है। नॉट ऑल ओवर इंडिया बट ओनली स्पेसिफिक रीजन्स, कि वहां पर ये कैसा वर्क करेगा। अगर वहां पर सही करेगा तो आने वाले टाइम पे बाकी जगहों पर भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखो E85 पेट्रोल is initially launched and initially launched in Delhi NCR, Pune and Mumbai Nagpur corridor. नागपुर कॉरिडोर। और ये क्या है, इट इज द लेटेस्ट स्टेप ऑफ इंडियाज एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। इंडियाज एथेनॉल ब्लेंडिंग program. This is the latest step of India's ethanol blending program. ठीक है, और ये एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है, तो आप इधर लिख दीजिए कि दिस इज बेसिकली मिक्सिंग पेट्रोल विद एथेनॉल। और इससे क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास फ्यूल सिक्योरिटी रहेगी, हमारे पास जो ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशंस। और साथ में ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। एंड विद दिस ओनली, अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया तो ऑलरेडी कमिट कर चुका है ना कि 2070 तक इंडिया विल बी अ नेट जीरो एमिटर। सो उसके लिए हमको दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंडिया ने बोला है कि अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ द इंडियन एनर्जी विल कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। सो ये सब चीजों को मीट करने में हेल्प करेगा, राइट। और साथ में सिंस ये प्राइमेरिली डिपेंड करता है ऑन फार्म रेजिड्यू, ये फार्म रेजिड्यू के ऊपर प्राइमेरिली एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन, for the farmers, and of course it will promote waste to wealth. It will also promote waste to wealth, क्योंकि now people will earn extra money from the waste also, और यही waste है जो पहले waste था, अब उसी से ही पैसा कमाने का सोर्स बन जाएगा। So this farm residue, it will not reduce farm residue, it is made out of farm residue, ठीक है। इसके अलावा what else are the advantages? It will also promote green growth which is sustainable. It will promote green growth, ठीक है, energy security of Britain, and of course in totality it will lead to farmers welfare. डन। अगर इंडिया का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम देखें, सो इट केम इन 2003। सो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इट केम इन 2003। 2014 तक जो हमने एथेनॉल
एथेनॉल ब्लेंडिंग था उसको हमने लेस देन 2% तक अचीव किया था। 2022 में it was approximately 10% which was achieved. By 2025 20% was achieved और अब हमने फ्यूचर सोचा है कि हम कितना ब्लेंड करेंगे, 30% तक हम इसको ब्लेंड करके तैयार कर देंगे पेट्रोल को। सो 2003 में ये स्टार्ट हुआ प्रोग्राम। 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग लेस देन 2% थी। 2022 आते आते हमने 10% अचीव कर लिया। पूरा 10 भी नहीं था, 9.98% ऐसे कुछ करके था, राइट। 2025 में 20% हमने अचीव किया और फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में 30% तक हम इसको अचीव करेंगे। डन। नेक्स्ट आता है हमारा एथेनॉल में ही कि अगर हम एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल बेसिकली क्या है? एथेनॉल इज अ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्यूल जो बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा बायोफ्यूल की भी जनरेशंस हैं। जिस जनरेशन पे हम अभी पहुंचे हैं, क्या वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? नो, इट इज नॉट। ऐसा नहीं है कि वो जीरो एमिटर है, बट इन कंपैरिजन टू अदर फ्यूल्स वो एक सेफर या बेटर ऑप्शन है। वो लेस एमिटर है, बट आप बोलो कि जीरो एमिटर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इट डज एमिट, बट इट एमिट्स वे लेस देन द कन्वेंशनल और फिर कंटेम्पररी पेट्रोल्स, ठीक है। सो इट इज अ बायोफ्यूल जिसका एक्चुअल नाम है एथेनॉल। एथेनॉल, सॉरी, ethyl alcohol, ethyl alcohol which is C2H5OH, C2H5OH। और ये प्रिपेयर कैसे होता है? इट इज प्रिपेयर्ड थ्रू नेचुरल फर्मेंटेशन। C2H5OH नेचुरल फर्मेंटेशन के साथ ये प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और कहां से, किससे प्रिपेयर होगा? नेचुरल फर्मेंटेशन ऑफ, प्रिपेयर्ड थ्रू, हाँ, शुगर बेस्ड क्रॉप्स। तो शुगर बेस्ड क्रॉप्स के थ्रू इसको अचीव किया जाता है या इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव शुगर केन। एक्चुअली जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तब शुगर केन इंडस्ट्री वॉज एट इट्स डिक्लाइन। तो शुगर केन इंडस्ट्री को भी बचाने के लिए कहीं ना कहीं एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लाया गया था। सो शुगर केन हो गया, आपका राइस हो गया, आपका कॉर्न हो गया, राइट। इन सब चीजों से जो है आपका एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और कौन सा मेथड का इस्तेमाल होता है? सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग इंडस्ट्रियल पेट्रोकेमिकल मेथड। इंडस्ट्रियल पेट्रोकेमिकल मेथड, इंडस्ट्रियल पेट्रोकेमिकल मेथड, ठीक है। स्पेसिफिकली कौन सा वाला होता है? इथाइलिन हाइड्रेशन। सो इट इज स्पेसिफिकली इथाइलिन हाइड्रेशन, इथाइलिन हाइड्रेशन, ठीक है। और अगर हम इंडिया के स्टेटस की बात करें ना, सो आप लगा लो इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विच आर अचीविंग एथेनॉल ब्लेंडिंग। सो इंडिया लिख लो, इज वन ऑफ द कंट्रीज, सो इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज with largest ethanol blending, one of the largest with ethanol blending,
ठीक है। और दिस आई विल हैव टू चेक दिस, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। सो इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विद लार्जेस्ट एथेनॉल ब्लेंडिंग, राइट। और क्या बताना था, हाँ याद रखिएगा, दिस इज ऑल डन अंडर द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। दिस इज डन अंडर द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, अंडर द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, ठीक है। और इसमें ना बेसिकली गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आगे करेंगे ना, किस तरीके से अभी सुंदरबंस को भी बड़ा FAO के द्वारा जो है रिकॉग्निशन मिली है कि उन्होंने एक्वा कल्चर को बहुत प्रमोट किया है, और एक्वा कल्चर के थ्रू ही उन्होंने मैनग्रोव्स के रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन एफर्ट्स को हेल्प किया है, राइट। तो उसमें भी हम जैसे बात करेंगे तो हम उसमें स्पीशी डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे, और इसमें बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ने फीड स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन लाई है। फीड स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन मतलब किसी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। सो डाइवर्स रखा है, कॉर्न भी है, मेज भी है, राइस भी है, शुगर केन भी है। सो इसमें फीड स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन गवर्नमेंट ने रखा हुआ है ताकि एक के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है। इसमें आप ऐड कर सकते हो, इसमें आप ऐड कर सकते हो, लिखो गवर्नमेंट permits ethanol production from various sources in order to maintain feedstock diversification. Like sugarcane juice, corn, maize, surplus rice, damaged food crop, etc. बताओ कहीं पे अटके हो? So this is what? This is feedstock diversification. Right? So government has provided us with lot of alternatives. So ऐसा नहीं हो, देखो इसका जरूरी भी है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर शुगर केन इंडस्ट्री सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बट अपने रेजिड्यू से भी कमाने शुरू कर देगी, सो ऐसा हो सकता है बड़े सारे फार्मर्स हैं जो शायद मेज कल्टीवेशन कर रहे हो, राइस कल्टीवेशन कर रहे हो, तो वो सोचेंगे कि ये कल्टीवेशन क्यों करना है, हम ये वाला कल्टीवेशन कर देते हैं। सो इसीलिए ऑल्टरनेटिव्स दिए ताकि एवरी सेक्शन ऑफ द जितने जो भी प्रोडक्शन जो फार्मर कर रहा है उन सबको उसका बेनिफिट हो सके और किसी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। जैसे इसमें जब हम करेंगे ना डिसएडवांटेजेस, तो उसमें हम करेंगे कि सबसे बड़ी डिबेट जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से आती है या फिर मिक्सिंग ऑफ पेट्रोल से आती है विद द बायोफ्यूल्स, उसका है फूड वर्सेस फ्यूल, कि एक तरफ फूड सिक्योरिटी है और एक तरफ फ्यूल सिक्योरिटी है। सो दोनों चीजों के बीच में बैलेंस मेंटेन होना बड़ा जरूरी है। अगर कहीं पर भी पीपल आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स अर्निंग मनी, तो हमारी फूड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाएगी। सो दैट बैलेंस हैज टू बी मेंटेन्ड, और वही वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस है ऑफ द एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ठीक है। इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, E85 are used in FFV, flex fuel vehicle. Flex fuel vehicles. ठीक है। एंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होंगे, जो E20 से लेके E85 तक एंड इवन बियॉन्ड पर वर्क कर सकते हैं, एंड बियॉन्ड कैन वर्क, राइट। और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में ना इन्होंने सेंसर्स लगाए हैं,
सेंसर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर लग रहा है कि सिस्टम डैमेज होने वाला है या फिर कोई भी दुर्घटना होने वाली है फॉर दैट मैटर, तो यहाँ पे एडवांस सेंसर्स लगे हैं ताकि ड्राइवर को या उस बंदे को जो है वो पता लग जाए. सो दीज आर द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स. ठीक है, एग्जाम्पल some vehicles from Maruti have come, some from Tata, Toyota. उन्होंने अपने FFVs जो है वो रिलीज किए हैं. पहले क्या था, पहले तो सिंपल EVs होते थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है, जो काफी हद तक बाहर के स्टेट्स में तो क्या बोलते हैं सक्सेसफुल रहा ही है. अब तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिख जाएंगे. बट स्टार्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, इनके चार्जिंग स्टेशंस नहीं होते थे. आई रिमेम्बर जब सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसेस आना शुरू हुई थी, वो सिर्फ 2 ही दिन चली, तीसरे दिन मिली ही नहीं. क्यों नहीं मिली, क्योंकि उनके चार्जिंग स्टेशन ही नहीं थे. तो उनका जब चार्जिंग खत्म हो गई, चुप होकर खड़ी हो गई एक जगह पे. पर अब तो हम देखते किस तरीके से जो बसेस वगैरह हैं वो चल रही हैं. ठीक है, सो दीज हैव एडवांस सेंसर्स. ठीक है, इसके अलावा लिखो इसमें कैन नॉट बी यूज्ड इन रेगुलर कार्स, कैन नॉट बी यूज्ड इन रेगुलर कार्स. Right? And what is the reason? Because it can damage a fuel system. So it can damage fuel system. It can lower the efficiency of the vehicle. Lower the efficiency of vehicle. Right? इसके अलावा it can also lead to engine compatibility issues. Engine compatibility issues. Engine compatibility issues. ठीक है, and of course जो है इसका corrosion भी हो सकता है. So the system can also get corroded. डन. अब इसके बेनिफिट्स लिख लेते हैं और एक तरफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिख लेते हैं. सो एक तरफ आगे व्हाट आर इट्स मेरिट्स और द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स. ठीक है, आप इसके ऊपर देखो डेडिकेटेडली आपके मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर आपको इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी या फिर फ्यूल रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये सारी एग्जांपल्स डाल सकते हो. ठीक है, सो इसका मेरिट सबसे पहले आ जाएगा हमारा. सबसे पहले क्या हो जाएगा, इट विल रिड्यूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स. तो ये क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स को हमको रिड्यूस करेगा. मतलब इट विल लीड टू फ्यूल सिक्योरिटी एंड लेस डिपेंडेंसी. ठीक है, स्पेशली इन टूडेज वर्ल्ड ऑर्डर. ठीक है, आप अभी का एग्जाम्पल दे सकते हो कि अभी इंडिया कितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस के साथ डील कर रहा है. राइट, सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट. ठीक है, दूसरा आ गया आपका इट इज अ क्लीनर ऑप्शन. सो इट इज क्लीनर फ्यूल. क्लीनर फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है. राइट, इससे फार्मर की इनकम बढ़ेगी तो रूरल डेवलपमेंट होगा. रूरल डेवलपमेंट होगा. ठीक है, इट विल इंक्रीज फार्मर्स इनकम या फिर बेटर रहेगा अगर आप लिखो एडिशनल इनकम टू फार्मर्स. एडिशनल इनकम टू फार्मर्स रहेगा. इसके अलावा हमारे यहाँ पे एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन होगा. एनर्जी diversification will also be there. So these are some of the merits.
right? So it will reduce our dependency on the crude oil import, giving us a fuel security देगा हमको, right? Less dependency on the other nations होगा, तो हमारे आप लिख सकते हो फॉरेक्स रिजर्व्स भी बच सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, एंड स्पेशली व्हेन टुडेज वर्ल्ड ऑर्डर इज सो मच डिस्टरप्टेड, ठीक है। इसके अलावा इट इज अ क्लीनर फ्यूल, याद रखना ये क्लीनर फ्यूल है, बेटर ऑप्शन है, बट 100% ऐसा नहीं है कि जीरो एमिटर है। जैसे बायोफ्यूल्स होते हैं ना, आगे चल के हम बायोफ्यूल्स की जनरेशन करेंगे, आप उसमें देखोगे कि जब हम लास्ट जनरेशन पे आएंगे तब जाकर वो क्लीन फ्यूल बन जाएगा, मतलब फिर वो कुछ भी एमिट नहीं करेगा, जीरो एमिशन करेगा। बट अभी जो बायोफ्यूल्स जिन जनरेशन में हम हैं 1 2 3 4, वो जनरेशन क्लीनर ऑप्शन है, 100% सेफ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट होगा ऑब्वियसली, एंड ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा फार्मर्स के इनकम को, या फिर एडिशनल फार्मर्स को इनकम मिलेगा, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन होगा, और इसको आप यूज कर सकते हो इन वेस्ट टू वेल्थ ऑल्सो, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। जैसे आपका आगे हम करेंगे ना गोवर्धन स्कीम वगैरह है, ये सब क्या है, ये सब यही तो है कि किस तरीके से वेस्ट को हमने वेल्थ में जनरेट करना है, राइट। सो ये आ जाएगा वेस्ट टू वेल्थ, राइट। अब आता है सम ऑफ दी डीमेरिट्स ऑल्सो। अब बात ये है, सबसे पहले तो ये हर व्हीकल के लिए तो इस्तेमाल हो नहीं रहा है, राइट। सो ये क्या है, स्पेसिफिक व्हीकल्स के लिए है, तो सबसे पहले लिख लीजिए ओनली फॉर स्पेसिफिक व्हीकल्स, ठीक है। तो अगर कुछ व्हीकल्स एफएफवीज बन जाएंगे लेकिन बाकी वाले वही कंटेम्पररीज रहेंगे, फिर भी जो बर्डन है वो ऐसे का वैसा ही रहेगा। सो इसमें आ गया ओनली फॉर स्पेसिफिक व्हीकल्स। इसके अलावा सर को लगती है नहीं, मैं ही हूं, ठीक है। इसके अलावा एक्चुअली मुझे घसीट के चलने की आदत है ना पैर की, चलो हाँ, इसके अलावा ये जो व्हीकल्स है ना एफएफवीज, याद रखना इनका लो माइलेज है, और माइलेज की ही सारी गेम है, ठीक है। तो अगर माइलेज वो कम देगा तो कम इस्तेमाल नहीं होगा, ये ज्यादा इस्तेमाल होगा। सो और कहीं ना कहीं हिसाब बराबर तो नहीं होगा, बट अप्रोक्सीमेटली वहीं के आसपास ही पहुंच जाएगा। सो इसका आ जाएगा दीज आर लो व्हीकल्स, ठीक है। इसके अलावा जो देखो हम लोग प्राइमरीली जो एथेनॉल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, है तो ऑल्टरनेटिव्स बड़े सारे, बट हम कर रहे हैं प्राइमरीली फ्रॉम शुगर केन एंड कॉर्न, और जो शुगर केन है ना ये हाईली वाटर इंटेंसिव है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी वाटर सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज हो सकता है। सो लिखिए वाटर इंटेंसिव, सो वाटर इंटेंसिव शुगर केन कल्टीवेशन, शुगर केन कल्टीवेशन, वाटर इंटेंसिव शुगर केन कल्टीवेशन, राइट। वाटर इंटेंसिव का मतलब हो गया इसकी प्रोडक्शन में वाटर बहुत इस्तेमाल होता है। सो अगर हम मैक्सिमम वहीं से डिराइव कर रहे हैं तो हमारे कहीं ना कहीं वाटर सिक्योरिटी भी तो चैलेंज हो जाएगी ना, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली शुगर इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही थी, बट नाउ पीपल विल नॉट रिले, ओके ठीक है शुगर इंडस्ट्री में ही रहते हैं, और शुगर का जो वेस्ट होगा उसका भी इस्तेमाल होगा। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, कभी गन्ने का जूस पिया है तो वो देखा है, वो जो बार बार घसोड़ के वो जो पीछे से उसका पल्प जैसा बच जाता है, वो भी बेसिकली एथेनॉल बनाने में काम आता है, राइट। सो इसीलिए वाटर सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं हमारी चैलेंज हो जाएगी। इसके अलावा वी डोंट हैव अ वेल बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो लैक ऑफ वेल डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। एंड व्हाई डू वी से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ भी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा था कि जैसे उनके चार्जिंग स्टेशंस ही नहीं थे। Similarly, these are new fuels which have come up, so still a lot of R&D is required, ठीक है। and we know also ethanol is highly combustible in nature, so we don't know कि how this is going to
रिएक्ट, ठीक है। सो लैक ऑफ वेल डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा द लास्ट इज फूड वर्सेस फ्यूल। ये सबसे बड़ा डिबेट है, ये सबसे बड़ा डिबेट है, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, ये सबसे बड़ा इशू आता है कि कहीं ना कहीं अगर हमको डेवलपमेंट चाहिए तो भाई एनवायरनमेंट तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा, राइट। इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के साथ ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, गडगिल कमिटी और कस्तूरीरंगन कमिटी। सो उन दोनों कमिटीज ने क्या क्या बोला है फॉर दी वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। सो दिस इज फ्यूल वर्सेस फूड वर्सेस फ्यूल, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एथेनॉल ब्लेंडिंग का in any question related to energy, in any question related to safer alternatives, right, in any question related to farmers की इनकम को जनरेट करने के लिए, कैसे बढ़ाने के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स किए गए हैं। सो उन सब में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो।